Hello children, welcome to online class. I hope you all are taking very good care of yourself. You all are doing well. तो आज का जो मैंने टॉपिक लिया है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, क्योंकि आज का टॉपिक हिंदी व्याकरण से लिया गया है और टॉपिक है उपसर्ग, यानी उपसर्ग किसे कहते हैं। ये क्लास 8th के सिलेबस में भी है और उसके बाद आने वाली कक्षाओं में भी ये टॉपिक है, ठीक है, 9th 10th में, और उसके बाद भी आप जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं उसमें भी ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये आपके लिए बेसिक नॉलेज है जो आपको होनी चाहिए कि उपसर्ग क्या है। तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी उपसर्ग की परिभाषा और उपसर्ग के अनेक तरह के उदाहरण, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि उपसर्ग का मतलब क्या है, ठीक है, उपसर्ग किसे कहते हैं। परिभाषा तो आपको बताई ही जाएगी, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि उपसर्ग किसे कहा जाता है। तो उपसर्ग को जानने के लिए आपको इस शब्द को दो भागों में विभाजित करना पड़ेगा, ठीक है। दो भागों में कैसे करोगे? उप और सर्ग। तो उप का मतलब क्या होता है? उप का मतलब होता है निकट या समीप, यानी पास में, और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना। तो यहाँ से ही आपको काफ़ी हद तक ये स्पष्ट हो गया होगा कि उपसर्ग का मतलब क्या है। यानी उप यानी निकट या समीप या पास वाले, और सर्ग यानी सृष्टि करना। यानी जब कोई भी चीज़ किसी के पास आएगी और वो नई चीज़ बनाती, सृष्टि करना यानी बनाना, ठीक है, किसी चीज़ को बनाना, सृष्टि मतलब बनाना। तो कोई चीज़ जब किसी के निकट आ रही है, समीप आ रही है, पास जा रही है, तो वो कुछ बना रही है, यही उपसर्ग है, ठीक है। यानी कि कोई ऐसी चीज़ है जो किसी चीज़ के पास जाके कुछ नया बनाती है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। वो क्या चीज़ है और किसके पास जाती है, तो ये मैं आपको परिभाषा में बताती हूँ। उपसर्ग की परिभाषा है, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि मीनिंग क्या है शब्दांश का। शब्दांश का अर्थ होता है शब्दों का अंश, यानी पूरी तरह पूर्णतया शब्द नहीं है बल्कि शब्द के अंश है। तो उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो सार्थक शब्दों से पहले लगते हैं। सार्थक का मतलब होता है साधन अर्थ, यानी कि जो अर्थ सहित, अर्थ वाले जो शब्द होते हैं उनसे पहले जो शब्दांश यानी शब्दों के अंश लगते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या उसे एक नया अर्थ देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। यानी कि अब साधारण तरीके से समझिए, उपसर्ग क्या है? शब्दों के अंश, यानी शब्दों के अंश होते हैं, पूरी तरह शब्द नहीं होते, और इनको हम सार्थक यानी कि अर्थ वाले शब्दों से पहले लगाते हैं, ठीक है। और ये जो हम उपसर्ग जब हम किसी शब्द से पहले लगाते हैं उनके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, यानी कोई शब्द से पहले जब उपसर्ग लगा तो उसका अर्थ बदल जाता है। ये भी अभी आपको समझाया जाएगा उदाहरण के साथ। या फिर या तो अर्थ बदल जाता है या फिर एक नया अर्थ बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से उपसर्ग का यही कार्य है, यानी कि वो शब्दांश होते हैं, शब्दों से पहले लगते हैं। कौन से शब्द? जो सार्थक हैं, यानी जिनका एक अर्थ होता है, और उपसर्ग के लग जाने से एक जो भी शब्द का अर्थ है वो परिवर्तित हो जाता है, यानी बदल जाता है, या फिर एक न्यू मीनिंग हो जाता है या नया अर्थ बन जाता है। डिड यू गेट दिस पॉइंट? ओके। तो ये शब्दांश होते हैं, ठीक है, विच चेंजेस द मीनिंग। दैट शब्दांश यानी पार्ट ऑफ द वर्ड चेंजेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड, ठीक है। अब चलिए आगे उदाहरण देखिए। अब जैसे हार, हार का मतलब क्या होता है आप सभी को पता है। हार अर्थात पराजय, यानी जैसे आप खेलते हैं तो हारते हैं, जीतते हैं, तो वो हार है। अब अगर हम इसमें उपसर्ग लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने उपसर्ग लगाया उप, तो ये क्या बन गया? उपहार। अब ये पूरी तरह से इसका मीनिंग चेंज हो चुका है, बदल गया है, ओके, द मीनिंग इज एंटायरली चेंज्ड। तो ये पहले क्या था? हार, है ना, यानी कि आपकी पराजय। अब इसमें उप जुड़ गया तो ये क्या बन गया? भेंट, यानी गिफ्ट। समझ में आया? तो ये हार से उपहार बन गया। अब अगर मान मान लीजिए शब्द है, यानी इसका भी एक अर्थ है मान, ठीक है। अब किसी का मान सम्मान, जैसे आपने सुना होगा, अगर हमने इसमें अप जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? अपमान, डिसरिस्पेक्ट। तो इस तरह से जब आपने हार और मान में
उपसर्ग जोड़ा, हार और मान में उपसर्ग जोड़ा, उप और अप ये उपसर्ग हैं, तो इनका मीनिंग चेंज हो गया, क्योंकि पहले ये पराजय था, ठीक है, ये मान यहाँ पे रिस्पेक्ट है, उप जोड़ने से ये उपहार बन गया यानी कि गिफ्ट बन गया, और अप जोड़ने से ये डिसरिस्पेक्ट हो गया, अपमान हो गया। इस तरह से उपसर्ग जोड़ने से मीनिंग भी बदल गई। तो इसका मतलब उपसर्ग हमने किस में जोड़ा? हमने उपसर्ग जोड़ा इन शब्दों में, यानी हार और मान। तो ये मूल शब्द हैं और ये हैं आपके उपसर्ग। यदि आपसे एग्जाम में, परीक्षा में पूछा जाए कि आप मूल शब्दों को और उपसर्ग को अलग अलग करिए, तो आप इस तरह से मूल और उपसर्ग को अलग अलग करेंगे, ठीक है। चलिए अब समझते हैं कुछ उदाहरण। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने किसी शब्द के आगे आ जोड़ा यानी कि उपसर्ग जोड़ा, तो हमने आ को उपसर्ग के तौर पर लिया है। अब आ धन टल, अगर हमने आ में टल जोड़ा तो हमारा शब्द क्या बना? अटल। टल जो टल जाए, अटल जो ना टले, ठीक है। आ जोड़ने से मीनिंग चेंज हो गया यानी परिवर्तित हो गया, तो टल अटल बन गया। दूसरा उदाहरण लेते हैं, आ धन नाथ यानी बना अनाथ, ठीक है। अनाथ जिसके पेरेंट्स नहीं होते, जिसका कोई देखभाल करने वाला नहीं, वो अनाथ हो गया। तो आ में टल जोड़ा अटल, आ में नाथ जोड़ा तो अनाथ। तो इस तरह से यहाँ पर जो मैंने उदाहरण दिए हैं, इसमें आ जो है वो उपसर्ग है और जो मूल शब्द हैं वो टल और नाथ है, ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाए कि आप इन शब्दों से जो आपको यहाँ मिले हैं, इनमें से उपसर्ग अलग करिए, तो आप आ और आ को अलग कर देंगे, टल और नाथ को अलग कर देंगे। तो इस तरह से ये मूल शब्द और उपसर्ग को अलग अलग हमने कर दिया, ठीक। अब आप देखिए, अगर आप कहें कि अन्न आपको उदाहरण दिया जाए, क्यों इसमें भी आ जुड़ा हुआ है, तो ये उपसर्ग नहीं है, क्योंकि अन्न एक अपने आप में शब्द, पूरा शब्द है। तो इसमें जो जुड़ने वाला आ है वो उपसर्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि न ऐसा कोई शब्द नहीं है, ठीक है। यानी शब्दों से पहले ही हम उपसर्ग को लगा रहे हैं। तो इसीलिए ये ध्यान रखिएगा, ये गलती मत करिएगा, क्योंकि ये टल में आ जुड़ा तो अटल हो गया, नाथ में आ जुड़ा तो अनाथ हो गया, लेकिन ये न में हम आज नहीं जोड़ सकते। तो ये अन्न अपने आप में एक संपूर्ण शब्द है। तो ये समझ में आया आपको कि उपसर्ग क्या है? किसी सार्थक शब्द से पहले जुड़ने वाला शब्दांश है। चलिए अब कुछ उदाहरण आपको और देते हैं, क्योंकि उपसर्ग भी हर भाषा में अलग अलग है। हिंदी में अलग है, संस्कृत में अलग, उर्दू फारसी के अलग उपसर्ग है और अंग्रेजी के अलग। तो कुछ कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स, उदाहरण मैं आपको यहाँ दूंगी। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप मुझे बताइएगा, तो आपको एक पूरी PDF और भी कई एक शब्दों के साथ मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दूंगी, ठीक है। तो हिंदी के उपसर्ग क्या है? तो देखिए, पहला लेते हैं हम आ, यानी हिंदी के उपसर्ग में, और फिर लेंगे अन, फिर पर, और फिर हम कुछ एग्जाम्पल यानी उदाहरण देखते हैं। छूत में आ जोड़ा तो अछूत हो गया, ठीक है। अछूत जैसे ना छुआ जाए। अमर यानी आ जुड़ रहा है, तो अब आप यहाँ देख लीजिए कि ये मूल शब्द क्या है? छूत और मर। तो ये हो गया आ जुड़ने से अछूत अमर, ठीक। अब अन जोड़ेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? अनपढ़, यानी कि अन हो गया उपसर्ग, पढ़ हो गया आपका मूल शब्द। तो अनपढ़, अनमोल, अनकहा। तो कहा, मोल, पढ़ ये सब मूल शब्द है। अन 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 ये है उपसर्ग, ठीक है। अब पर के उदाहरण देखिए, पर पोता, पर दादा, पर नाना। तो इसमें अगर आपसे कहा जाए कि उपसर्ग अलग करिए, तो पर ये हो गए आपके उपसर्ग, पोता, दादा और नाना ये हो गए आपके मूल शब्द, ठीक है। अब कुछ उदाहरण लेते हैं। कपूत, अब देखिए इसमें क्या है? हमने पूत, पूत यानी कि जैसे पुत्र होता है, आपने सुना होगा कई जगह आरतियों में भी, पूत कपूत सुने बहु तेरे, है ना। तो ये आपका का क्या है? यहाँ पर का है एक उपसर्ग, और पूत यानी पुत्र, उसके पहले हमने का लगा दिया, तो ये बन गया कपूत, ठीक है। अब सपूत क्या होता है? सुपुत्र।
तो यानी हमने वो देखिए, इसमें भी जो अभी मैंने उदाहरण दिया है सुपुत्र, तो उसमें सु उपसर्ग है, पुत्र जो है आपका मूल शब्द है। कुपुत्र कु उपसर्ग है और पुत्र क्या है आपका, वो मूल शब्द है। लेकिन यहाँ हम हिंदी की बात करेंगे तो कपूत और सपूत, तो इसमें आपका उपसर्ग क्या हो गया, का और सा, और पूत जो है वो आपका हो गया मूल शब्द। इतना समझ में आया। अब हम देखते हैं संस्कृत की उपसर्ग। अब संस्कृत यहाँ पे आपकी जो संस्कृत, आप जो बेसिकली जो संस्कृत पढ़ते हैं वो नहीं है, पर क्योंकि भाषा की जो हम बोलते हैं हिंदी, उसमें संस्कृत, उर्दू और अंग्रेज़ी, इस सभी शब्दों का हम मिश्रण जो है वो हमारी भाषा में सम्मिलित रहता है। तो वो ही वाले संस्कृत के शब्द यहाँ पर उदाहरण के तौर पर लिए गए हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं लिया गया कि बिल्कुल ही टिपिकल वाले संस्कृत वर्ड्स हैं। तो आप देखिए, अब अन हमने लिया है उपसर्ग और अंत है मूल शब्द, क्योंकि अंत संस्कृत का है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया ना, हिंदी में भी मिक्स्ड हैं संस्कृत के शब्द। तो आपका अन में, जब अन को अंत में जोड़ा तो आपको शब्द क्या मिला, अनंत। ठीक है, यानी अंत एंड हो गया, अनंत एंडलेस, तो ये आपका बन गया उपसर्ग लगा के अनंत। अब दूसरा उदाहरण, अन को जब हमने अर्थ में जोड़ा तो बन गया अनर्थ। अर्थ यानी जिसका मीनिंग हो, अनर्थ यानी मीनिंग है ही नहीं, मीनिंगलेस, बिल्कुल ही अनर्थ हो गया, बेकार हो गया सब। तो अन इसी सेंस में लगता है, निषेध हो, कोई चीज़ बेकार हो। ठीक है, और अब या फिर किसी और सेंस में, जैसे अंत है अनंत, जिसका कोई अंत ना हो, तो अपयश। अब को हमने अप उपसर्ग है, उसको यश में जोड़ा तो ये बन गया अपयश, है ना। यश क्या है, फेम। ठीक है, और अपयश यानी कि आप कीर्ति, यश यानी कि किसी चीज़ की को फेम मिलना, और अपयश उसका उल्टा हो गया, अप जुड़ गया तो ये अपयश हो गया, है ना। ठीक है, अब देखिए, वन में उप जोड़ा तो उपवन बन गया। प्र जोड़ा क्रिया में तो क्या बन गया, क्रिया सभी जानते हैं, आप क्रिया हिंदी व्याकरण में भी करते हो, तो क्रिया में प्रा जोड़ा तो वो पूरा शब्द ही बदल गया, ये बन गया प्रक्रिया। क्या बन गया, प्रक्रिया, प्रोसेस बन गया, यानी कि क्रिया वर्ब है और प्रक्रिया हो गया प्रोसेस, तो यानी कि वी हैव चेंज द वर्ड एंटायरली, पूरी तरह से हमने शब्द को बदल दिया। योग में प्र जोड़ा, योग जैसे सभी आजकल योग करते हैं, है ना, वो योग हो गया। योग जोड़ना भी होता है, लेकिन योग में जब प्र जोड़ दिया तो वो हो गया प्रयोग, यानी एक्सपेरिमेंट बन गया। ठीक है, तो इस तरह से अब आप देख लीजिए कौन कौन से शब्द हो गए। अन अंत में जोड़ा अनंत, अन अर्थ में जोड़ा अनर्थ, अप यश में जोड़ा अपयश, उपवन में जोड़ा तो उपवन, प्रक्रिया में जोड़ा तो प्रक्रिया, प्रयोग में जोड़ा तो प्रयोग। तो अब ये मैंने अलग अलग पहले से ही लिखे हैं, तो ये सारे उपसर्ग हैं और ये सारे मूल शब्द हैं। ठीक है, अब इस तरह से कुछ डिफ़िकल्ट भी उपसर्ग आपके उसमें आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने सपोज अति को जोड़ा रिक्त में, ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा, बहुत सिंपल है। इसमें अति क्या है, उपसर्ग, और रिक्त आपका मूल शब्द यानी खाली, तो क्या बन गया, अतिरिक्त। ठीक है, इसके अलावा तो ये अतिरिक्त आपका इस तरह से शब्द हमें मिला, क्या जोड़ के, अति जोड़ के रिक्त में। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल एक और आपको एग्जाम्पल देते हैं, ये तो सिंपल है कि अन को जोड़ा अंत में तो अनंत हो गया। अब अगर हमने अति को जोड़ा किस में, अंत में, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या शब्द मिलेगा, ये शब्द हो जाएगा अ आधा ता या, ठीक है, यहाँ बिंदी लगेगी, अत्यंत, क्या बन गया, अत्यंत। अब यहाँ पे अगर, अभी तो मैंने आपको बता दिया कि अति प्लस अंत अत्यंत होता है। अगर आपको एग्जाम में मिले अत्यंत और इसमें पूछा जाए उपसर्ग क्या है, तो अत मत लिखिएगा, ये होगा अति, और यंत नहीं होगा, अंत होगा। ऐसा क्यों हुआ है कि अति है और अंत है, या कहाँ गया और आधा ता कहाँ गया, तो ये आपको बता दें, ये होता है संधि का एक नियम। संधि कौन सी है, ई को यड़ची, मतलब ये अभी आपके लेवल का नहीं है, यानी ये एक नियम है कि ई जो है वो या में परिवर्तित हो जाता है, यानी ये जो छोटी ई है ये या बन जाएगी, और ये जो ता है, जो ये आपका लेटर है,
ये आधा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा शब्द बनेगा अत्यंत। तो अति हो गया उपसर्ग और अंत हो गया आपका मूल शब्द। अब हम देखते हैं उर्दू और फारसी के उपसर्ग। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से हैं। अब देखिए हमने लिया है उपसर्ग, क्योंकि ये उर्दू और फारसी के शब्द हैं। तो क्या बनता है, जैसे ये सारे शब्द जो हैं वो हिंदी में हम इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं, जैसे अभी मैंने कहा इस्तेमाल, लेकिन ये हैं उर्दू के, यानी उर्दू के भी शब्द जो चल रहे हैं हमारी भाषा में, बोलचाल में। तो हम सफ़र, हम उम्र, हम जोली, हम दम। तो इसमें सफ़र, उम्र, जोली, दम, इन सब मूल शब्दों में हमने हम जोड़ दिया। तो ये हम क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। हम सफ़र, हम उम्र, हम जोली, हम दम। अब दूसरा उदाहरण सर को अगर हमने जोड़ा मूल शब्दों में तो क्या बना, सरपंच, सरताज, सरहद। तो हमारे जो मूल शब्द हैं पंच, ताज और हद, यानी हद यानी लिमिट, ठीक है, सीमा। अब इसमें जोड़ दिया सर, तो सरहद, ठीक है, सरताज, सरपंच, ये सारे आपके उपसर्ग हैं। क्लियर। अब तीसरा उदाहरण, ना अगर हम जोड़ते हैं तो क्या मिलता है हमें, नालायक, नाखुश, नासमझ। ये सब उर्दू और फारसी है। तो यहाँ लायक, खुश और समझ, ये सारे जो मूल शब्द हैं इनमें हमने ना जोड़ा, ये उपसर्ग है। ठीक। अब हम देखते हैं ला को जोड़ते हैं कुछ शब्दों में तो हमें मिलता है लावारिस, लाजवाब। इसमें क्या है, वारिस और जवाब, ये आपके मूल शब्द हैं, और लाला जो आपका है ये उपसर्ग है। ठीक है, तो लावारिस, लाजवाब, इस तरह के जो शब्द हैं बिल्कुल मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, वारिस है ना, आपको पता होगा कि वारिस क्या होता है, जैसे किसी का एक जैसे कि पिता है, उसका बेटा, वो वारिस हो गया। ठीक है, लावारिस जिसका कि कोई पिता नहीं है, पता ही नहीं है कि कौन पिता है, वो लावारिस हो जाता है। ठीक है, जवाब यानी आंसर, और लाजवाब की मतलब बियॉन्ड, जिसको कहते हैं कि लाजवाब, बहुत अच्छा, उम्दा। तो इस तरह से मीनिंग भी चेंज हो रहे हैं। लायक यानी कि जो लायक है, और नालायक जो बिल्कुल ही लायक ना हो, खुश जो खुश है, ना खुश जो खुश नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे ना जो है अपोजिट बना रहा है, समझ जिसमें समझ है, ना समझ जिसमें समझ नहीं है। तो इस तरह से मीनिंग्स हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। रिमेंबर, जो हमने पहले परिभाषा ली थी कि वो शब्दांश जो सार्थक शब्दों से पहले लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं या नया अर्थ बना देते हैं, उनको हम उपसर्ग कहते हैं। ये हमेशा परिभाषा को अपने माइंड में लेके चलो। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे एग्जाम्पल्स उर्दू और फारसी के हो गए। अब बे अगर हम जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, बेईमान, बेचैन, बेहोश। इनमें मूल शब्द क्या है, ईमान है ना, कहते हैं ना ईमान धर्म है कुछ या नहीं, चैन, चैन। ठीक है, अब चैन और बेचैन, तो अब जैसे चैन नहीं है, कहीं चैन नहीं है, यानी कि कहीं पे शांति नहीं मिल रही है, कहीं पीस नहीं मिल रही है, तो वो चैन। बेचैन यानी कि बिल्कुल आप कैसे हैं, आपको पीस ही नहीं मिल रही है, तो वो बेचैन हो जाते हैं, है ना, जब आप रेस्टलेस होते हो। होश, जिसको होश है ना, जब आप सेंसेस में हो, बेहोश, व्हेन यू आर आउट ऑफ योर सेंस, यानी आप अपने होश में नहीं, उसको बेहोश कहते हैं। तो ये सारे शब्द जो हैं, देखो हम कितना रोज़ाना की भाषा में बोलते रहते हैं, लेकिन ये हमारे हिंदी के नहीं बल्कि उर्दू और फारसी के हैं, और इसमें जो मूल शब्द हैं वो ये हैं, और उपसर्ग बे। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे शब्द मैंने आपको बताए। अब हम लेते हैं ये उर्दू फारसी के बाद अंग्रेज़ी के। ठीक है, अंग्रेज़ी को उपसर्ग, क्योंकि आप देखिए, क्योंकि अंग्रेज़ी भी हिंदी में ही मिक्स्ड होके बोली जाने लगी है, और बहुत कॉमनली, जैसे स्कूल हम बोल देते हैं कि स्कूल जा रहे हैं, आप देखो किताबों में भी स्कूल, विद्यालय नहीं, स्कूल चल रहा है, तो वो थोड़ा सा कॉमन सा होता जा रहा है। तो उसी तरह के एग्जाम्पल हैं, वाइस क्या है, उपसर्ग, और वाइस मूल शब्द क्या है, चांसलर, तो वाइस चांसलर, वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रेसिडेंट, ये आपके अंग्रेज़ी के उपसर्ग हो गए, वाइस। दूसरा है डिप्टी। ठीक है, अब डिप्टी मिनिस्टर, डिप्टी कमिश्नर, तो मूल शब्द यहाँ पर ये हैं, और ये सारे आपके उपसर्ग हैं। ये मूल शब्द प्रिंसिपल, प्रेसिडेंट, चांसलर, और ये आपके उपसर्ग। ठीक। अब तीसरा एग्जाम्पल है सब किस में लगता है, जैसे आप देख लो, सब जज, सब कमेटी, तो ये जो है ये सब उपसर्ग है, ये एक शब्द है,
और जज और कमेटी मूल शब्द हो गया। तो ये हमने अंग्रेज़ी से शब्दों को लिया है और अंग्रेज़ी के ही उपसर्ग हैं और इनको इसी तरह से हिंदी के जो वो है आपकी वर्णमाला उसमें लिखा जाता है। यानी हिंदी में जैसे देखो वाह है, उस पे आ की मात्रा ई और स, तो हिंदी की वर्णमाला से ही अंग्रेज़ी के शब्दों को लिखा जाता है, इसलिए इसको अंग्रेज़ी के उपसर्ग कहा जाता है, लेकिन हिंदी व्याकरण में हम यूज़ कर रहे हैं इनको। तो सब समझ में आया आपको? तो ये शब्द अंग्रेज़ी के और उपसर्ग भी अंग्रेज़ी के, लेकिन हम हिंदी भाषा में भी इनको मिला जुला के यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सब थे आपके उपसर्ग जो मेन मैंने आपको बताए हैं और आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। तो चलिए फिर अगली वीडियो में और नई इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ हम आपके सामने आएंगे और नेक्स्ट वीडियो मोस्ट प्रोबेबली प्रत्यय पर मैं बनाऊंगी। तो बी रेडी विद योर नोटबुक एंड पेंसिल इन द नेक्स्ट वीडियो। तो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।